डाइजेस्टिव सिस्टम भाग 2। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डाइजेशन, डाइजेस्टिव सब्सटेंस, एंजाइम तथा डाइजेस्टिव कैनल के बारे में जाना। आज हम उसके दूसरे भाग के बारे में जानेंगे। बक्कल कैविटी, मुख विवर। इसमें दांत और जीवा प्रमुखता से है। दो तालुका या जबड़ों के बीच में बक्कल कैविटी होती है। सलाइवरी ग्लैंड भी मुख तथा थ्रोट के अंदर पाई जाती है। दांतों के पीछे कैविटी या विवर होता है। इसका ऊपरी 2/3 भाग हार्ड पैलेट या कठोर तालुका तथा 1/3 भाग सॉफ्ट पैलेट या मृदु तालुका का बना होता है। बक्कल कैविटी निचली पेशिमीय दीवार जिह्वा या टंग से चिपकी होती है। सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट्स टंग या जिह्वा की प्रमुख गुण है। इसके टेस्ट बड के कारण ही जिह्वा को या टंग को पदार्थों का स्वाद मालूम पड़ता है। टंग पर होने वाले स्पर्श, ऊष्मा, चेतना आदि सेंस नर्व सिस्टम के द्वारा ब्रेन को भेजी जाती है। मानव जीवन में 2 बार दांत आते हैं। बचपन में आने वाले अस्थायी दूध के दांत, जिनकी संख्या 20 होती है। बाद में स्थायी रूप से 32 दांत आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम तथा रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरेंक्स ये संरचना है। मुख का द्वार, नाक के पिछले भाग में स्थित 2 द्वार व अन्न नलिका द्वार, स्वर तंत्र द्वार व कानों से संबंधित यूस्टेशियन ट्यूब फेरेंक्स या ग्रसिका में खुलते हैं। टॉन्सिल्स भी फेरेंक्स के अंदर होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, भोजन चबाते समय उसमें मुख की लार या सलाइवा घुल मिल जाती है। सलाइवा निर्माण करने वाली ग्लैंड्स को सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथि भी कहते हैं। इनकी 3 जोड़ियां होती है। कान के अगले सिरे की ओर पैरोटाइड, निचले तालुकोन के पास स्थित सबमैंडिबुलर, जिह्वा के नीचे सबलिंगुअल। ये ग्लैंड्स डक्ट के माध्यम से बक्कल कैविटी में खुलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स में निर्माण होने वाली सलाइवा में टाइलिन नामक एक पाचक द्रव्य होता है। इसकी सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स को मेल्टोस नामक शक्कर में रूपांतरित किया जाता है। इसी प्रकार सलाइवा से मिश्रित गीला भोजन जिह्वा के द्वारा फेरेंक्स में भेज दिया जाता है। ग्रसनी के निचले हिस्से में भोजन व श्वसन हेतु लगने वाली हवा ग्रहण करने के लिए एक ही गुहा होती है। इस गुहा से इसोफेगस में अन्न तथा श्वास नलिका में वायु प्रवेश करती है। इन दोनों के मार्ग में के द्वारा खुलते व बंद होते हैं। इस नियंत्रण हेतु ग्लोटस व एपिग्लोटस की विशेष पूर्ण संरचना है। इसोफेगस, मसल से बनी इसोफेगस लगभग 10 इंच की लंबाई की होती है। यह ग्रसनिका के निचले हिस्से से प्रारंभ होती है। इसका कुछ भाग ग्रीव में व कुछ उदर गुहा में हृदय व वायु नलिका के पीछे स्थित है। भोजन के छोटे छोटे गोले इसोफेगस में पैरास्टेटिक मूवमेंट के मदद से स्टमक तक जाते हैं। स्टमक में जहां यह खत्म होता है, वहां कार्डियक वॉल के कारण स्टमक में आया खाना फिर से इसोफेगस में नहीं जाता। स्टमक, जठर। स्टमक का आकार अंग्रेजी अल्फाबेट J के समान होता है। स्टमक उदर गुहा के ऊपरी तथा मध्य भाग में, परंतु थोड़ा बाईं तरफ स्थित है। डाइजेस्टिव कैनल का सबसे चौड़ा व रिक्त स्थिति में इसकी लंबाई 3.5 इंच व चौड़ाई 4 इंच होती है। इसकी दीवार मोटी तथा मसल्स व टिश्यूज की बनी होती है। स्टमक के आखिरी छोर पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। इससे भोजन आगे नहीं जाता। स्टमक में भोजन दबाया, निचोड़ा तथा मथा जाता है, यानी स्क्वीजिंग, ट्विस्टिंग एंड चर्निंग होता है। इससे भोजन को सेमी लिक्विड फॉर्म प्राप्त होता है। स्टमक का अंदरूनी भाग अस्तर के समान होता है। इनर स्किन के आवरण होते हैं, जिसमें लाखों सूक्ष्म डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स में पाचन रस हेतु पाचक आवश्यक गैस्ट्रिक जूस स्टमक में आता है। इन ग्लैंड से झरने वाला पाचक रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड युक्त होता है। भोजन के मिनरल्स गैस्ट्रिक जूस के एसिड में घुल जाते हैं। अन्न के साथ आए जंतुओं को भी नष्ट करने का कार्य ये एसिड करता है। इसके अलावा पेप्सिन व लाइपेस ये दो पाचक द्रव्य गैस्ट्रिक जूस में रहते हैं। प्रोटीन का अंशात्मक पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है। स्टमक में प्रवेश करते वक्त कार्बोहाइड्रेट्स पर टाइलिंग की प्रक्रिया होती है। गैस्ट्रिक जूस भोजन में मिल जाने के बाद टाइलिंग की प्रक्रिया बंद हो जाती है। डाइजेशन का पूरा काम स्टमक में नहीं होता, अपितु आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ये 7 मीटर लंबा होता है। इसकी शुरुआत में ही पैंक्रियास व गॉल ब्लैडर के वेसल्स के मुख यानी बाइल डक्ट खुलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 उप विभाग होते हैं। पहला डियोडिनम, दूसरा जजुनम, तीसरा इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर स्किन में डाइजेस्टिव जूस बनाने वाली अनेक ग्लैंड्स होती है। इन डाइजेस्टिव जूस को इंटेस्टिनल जूस भी कहते हैं और इस रस में एंजाइम्स भी होते हैं। यहीं पर जो प्रोटीन का रूपांतरण अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स का रूपांतरण ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में होता है। इन पदार्थों का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन की इनर स्किन में उंगलियों के आकार के छोटे छोटे अंकुरनुमा आकार वाली विली में होता है। फैट, मिनरल्स व विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। डाइजेस्ट ना हुआ खाना व पानी, इनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होने के कारण ये पदार्थ लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, साधारणतः 1.5 मीटर लंबाई वाले इस अंग का व्यास स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां खत्म होती है वहीं से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। उसी के नीचे बंद थैले जैसा भाग होता है जिसे सिकम कहते हैं। इसमें विशेष प्रकार के जंतु होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाने वाले सेल्यूलोज का विभाजन करते हैं। सिकम से एक पूंछ के समान भाग बाहर होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। सिकम के बाद आने वाले लार्ज इंटेस्टाइन के भाग को कोलन कहते हैं। कोलन के 3 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन का अगला भाग जिसे रेक्टम कहते हैं जो 15 सेंटीमीटर की लंबाई का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना पचा हुआ भोजन व पानी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि पानी का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य काम है। साथ ही पानी में मिश्रित विटामिन व मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन यही होता है। बाकी बचा अनुपयोगी भोजन रेक्टम में भेज दिया जाता है। रेक्टम से एनस के रास्ते मल बाहर फेंका जाता है। रेक्टम के अंतिम छोर पर अर्थात एनस के मुख पर एक मजबूत मसल्स का वलय होता है जिसे एनल स्फिंक्टर कहते हैं। इसी प्रकार रेक्टम की दीवार को शरीर से जोड़ने वाली मसल्स को रेक्टिव मसल्स कहते हैं। इनके कार्य क्षमता पर ही मल निष्कासन व आंतों का स्वास्थ्य निर्भर होता है। सपोर्टिव ग्लैंड्स, लीवर या यकृत ग्रंथि। लीवर सबसे बड़ी व लाल रंग की ग्रंथि है। एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर व राइट साइड की ओर डायफ्राम के नीचे इसका स्थान है। नॉन वेजिटेरियंस में लीवर का आकार बड़ा व वेजिटेरियंस में लीवर का आकार छोटा होता है। लीवर के पिछले हिस्से में गॉल ब्लैडर या पित्ताशय नामक थैली है जिसमें पित्त रस कुछ समय के लिए इकट्ठा किया जाता है। लीवर टिश्यूज काई के रंग का बाइल जूस तैयार करते हैं।
फैट्स के पचन हेतु ये बाइल जूस बेहद इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर से बाइल जूस एक डक्ट के द्वारा, जिसे बाइल डक्ट कहते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। लीवर को मानव शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं। डाइजेस्टिव प्रोसेस हेतु बाइल जूस की निर्मित मृत प्राय या मरे हुए आरबीसीज में स्थित हीमोग्लोबिन का विघटन, फैट्स युक्त पदार्थों का अति सूक्ष्म कणों में रूपांतरण, विटामिन ए और विटामिन डी का भंडार रखना, लिम्फ इस द्रव्य पदार्थ के निर्माण में सहयोग जैसे अनेक कार्य लीवर ग्लैंड से संबंधित है। पैनक्रियास स्वादुपिंड या अग्नाशय, यह ग्लैंड लीवर की तुलना में बेहद छोटी है। पैनक्रियास की संरचना स्टमक के पिछले हिस्से में होती है तथा इसका जूस बाइल जूस के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम में आता है। इस जूस को पैनक्रियाटिक जूस के नाम से जाना जाता है। पचन कार्य में इसका बहुत महत्व है। पैनक्रियास के छोटे दो भाग हैं, इन्हें अल्वियोलाई या कोश कहते हैं। पैनक्रियास नलिका का प्रारंभ ग्लैंड के पूंछ के हिस्से से होता है। यहीं से पैनक्रियास नलिका और बाइल डक्ट संयुक्त रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम में खुलते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, अमीलोसिन तथा लार्पेट ऐसे 3 डाइजेस्टिव जूस रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना तथा उसकी सहायक ग्रंथियों के बारे में भी जाना। यह वीडियो बेहद ही आसान तथा आम भाषा में बनाया गया है। धन्यवाद।